एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। शो फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन की पहली क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर लास्ट में जरूर बताना। तो चलिए फटाफट भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को भी सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी कभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट मिलती रहे, क्लासेस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि टैपियोका, जिसे कसावा के नाम से भी जाना जाता है, ये पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है और यह बी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? यानी कि टैपियोका पौधा जो होता है, इसका हम कौन सा हिस्सा खाने योग्य के लिए प्रयोग करते हैं और ये प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है, ये आपको बताना है। टैपियोका का हम पत्ती यूज करते हैं या डंठल यूज करते हैं या जड़ यूज करते हैं या फूल, और ये कहां पाया जाता है ये आपको बताना है। चलिए सभी को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आज की इस वीडियो में 100 लाइक हो जानी चाहिए। होप करता हूं आप इस टारगेट को कंप्लीट करा देंगे भाई। चलिए पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये देखिए, टैपियोका का जो हम प्रयोग करते हैं, जड़ प्रयोग करते हैं, और ये प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है केरल में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहां पे लिखा है ए की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया होता है और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए बी सी क्रमशः क्या है, यहां पे बताना है। जैसे किसकी कमी से एनीमिया होता है ये आपको बताना है, और कौन कौन इसके उत्तम स्रोत हैं ये आपको बताना है। बताइए, कैल्शियम की कमी से एनीमिया होता है या लोहा की कमी से होता है या लोहा या कैल्शियम? बताइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और स्रोत, उत्तम स्रोत कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। चलिए गुड इवनिंग सभी को भाई। आज की इस वीडियो में 100 लाइक हो जानी चाहिए। होप करता हूं आप इस टारगेट को कंप्लीट कर देंगे। और आप हमारे ऐप को नहीं डाउनलोड किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे लोहा की कमी से एनीमिया होता है, आयरन की कमी से, और पालक और खजूर में जो पाया जाता है उत्तम स्रोत हैं इसके। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। अंजलि जो है नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? नर्मदा गोदावरी गंगा, या यमुना दामोदर कृष्णा, या नर्मदा कृष्णा गोदावरी, या यमुना महानदी गोदावरी? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। जवाब देने का प्रयास करेंगे। अंजलि जो है नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? तो वह नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी नदी से गुजरेगी। ठीक है, देखिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप लगा के जाते हो, करीब 30 सेट अगर आप लगा के जाते हो, तो मैं 100% कहता हूं कि आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटा सा सिलेबस है, वहीं से हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगा लीजिए आप लोग बस। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। कौवे जो है लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। एक्स कौन है, यहां पे बताना है। यह बताना है कि वह कौन सी चिड़िया है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है, जो कि अपना जो अंडा है वो कौवे के घोंसले में देती है। उस पक्षी का नाम बताना है। भारतीय रॉबिन है या जुलाहा है या कोयल है या गौरैया? कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हाँ, आज ये पहली क्लास है और डिजिटल बोर्ड पे भी होगी। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इस वजह से डिजिटल बोर्ड पे मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं। चलिए भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, डिजिटल बोर्ड हो या ऑफलाइन मोड में हो। चलिए बताइए सब लोग। तो यहां पे कोयल अपना जो है घोंसला नहीं बनाती है, ये अपना जो अंडा है कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है, तो एक्स कौन है? कोयल है। यहां पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है बताना है। जिला यहां पे बताना है और यहां पे राज्य बताना है। एक्स में बताइए, जो गुलाब जल और केवड़ा जल के लिए बहुत बड़े पैमाने पर यहां पे तैयार किए जाते हैं, आपको बताना है। तो ये तैयार किए जाते हैं भाई कन्नौज जिले में। कन्नौज जिला कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है।
दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। यहां पे दावा ए क्या कह रहा है कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। और तर्क आर्य क्या कह रहा है कि अंडे को उबाले जाने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। सही विकल्प आपको चुनना है, सही विकल्प कौन सा है बताइए। सभी लोग फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे, गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, भाई लाइक नहीं कर रहे हो आप सभी लोग, लाइक कर दो। आज पहली क्लास है, कम से कम आज की क्लास में तो 100 लाइक होनी ही चाहिए। तो यहां पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए, या कुओं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट की हो गई हैं, या कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा कि बहुत से कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या होगा? लोगों ने कुएं के समीपस्थ क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल सही है भाई। और यहां पे कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट सी हो गई है ना, कंक्रीट सी हो गई है, तो ये भी सही है। कुओं का पानी दूषित होने के कारण उपयोग में नहीं लाया जाता, दूषित नहीं है भाई, सबसे शुद्ध होता है। ठीक है, ये आपका जो करेक्ट आंसर जो आपका होगा पहला वाला होगा, ए व बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है, इसका क्या कारण है आपको बताना है। बताइए सब लोग। मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, या मच्छर मिट्टी के तेल में फंस जाते हैं, या मिट्टी के तेल में एक ऐसा पदार्थ होता है जो मच्छरों को मार देता है, या मिट्टी के तेल की गंध मच्छरों को विकर्षित करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठहरे हुए जल पर मिट्टी का तेल डालना बरसात के दिनों में मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है, इसका कारण क्या है? कि मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐप को भी डाउनलोड कर लेना सभी लोग। ठीक है, वहां पे सिलेबस वगैरह मिल जाएगा और फ्री मॉक टेस्ट भी वहां पे मैं अवेलेबल करा रहा हूं बहुत जल्द। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है? अरब सागर वाला और बंगाल की तटरेखा वाला, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन कौन से राज्य जो है बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है और कौन कौन से राज्य अरब सागर की तटरेखा पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बताएंगे सब लोग भाई। बहुत अच्छे, तो यहां पे करेक्ट आंसर ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। भारत के एक गांव में घरों की दीवारें आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियों से बनाई जाती है। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में है? मरुस्थल क्षेत्र में, बर्फीले क्षेत्र में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, या मैदानी इलाकों के वनी क्षेत्र में? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र में, राजस्थान में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दावा और तर्क वाला प्रश्न आ गया है कि शकरकंदी एक जड़ है। तर्क क्या कह रहा है कि यह भोजन संग्रहित करती है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक करो भाई। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है मेरे अंदर। शकरकंदी एक जड़ है और यह भोजन संग्रहित करती है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दावा और तर्क आ रही है कि झूम की खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। तर्क आर है कि राख मिट्टी में मिल जाती है, जिनसे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें भी दोनों सही हैं,
और व्याख्या भी सही है, ठीक है, दोनों की। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है यहाँ पे। दावा, केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो बताइए कौन कौन सा सही, इसमें कौन किसकी सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, करेक्ट आंसर क्या होगा। केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है, तो ए और दोनों तो सही नहीं है, क्योंकि केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है। केचुआ जो है, जो मिट्टी होती है उसको जो है पुल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नरम बना देते हैं मिट्टी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। राजीव अपने घर में कंपोस्ट यानी कि वनस्पतिक खाद बनाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। एल्युमिनियम पत्ती, वनस्पति छिलके, अंडों के छिलके, या वनस्पति छिलके छनी हुई चाय की पत्तियां कागज, या वनस्पति छिलके पॉलीथीन कागज, या एल्युमिनियम पत्ती दूध के पैकेट अखबार। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां और कागज, ठीक है, ये कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए उसे अपशिष्ट खाद बनाने के लिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे। बीज सजीव है क्योंकि वह पौधे का भाग है, या निर्जीव है क्योंकि हम इसको पका सकते हैं, या सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है, या निर्जीव है जैसा कि यह श्वसन नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। 75 का जवाब दीजिए सब लोग। बीज क्या है, तो बीज देखिए सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, या बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर केंद्रित होना, बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलेखित करना, या बच्चों की पूर्व अभिलेखित लेखों की तुलना करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे सबसे पहले जो होना चाहिए, बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखें, ठीक है। उसके बाद छात्रों की सीखने की क्षमता पर ध्यान यहां पे देना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहां पे छात्रों के पिछले रिकॉर्ड की तुलना करना है आपको, ठीक है। तो डी वाला भी हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला ACD, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। बताइए सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालय क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें ये वाला पहला वाला, कि विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और सीखने की रुचि जगाना होता है, इसलिए ना क्षेत्र भ्रमण के लिए लिया जाता है बच्चों को, ठीक है, टूर के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य चर्चा में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाता है। एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, संसाधनों को बचाना, बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। गुड इवनिंग सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब करो सभी लोग भाई। वीडियो को भी लाइक कर दो सब लोग। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो तो लाइक कर दो सब लोग। तो यहां पे बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संबंध में NCF 2005 की प्रस्तावना नहीं है, कौन सी। बताइए। करके सीखने वाली गतिविधियां, ये है। विषय संबंधी उपागम, ये है। विद्यार्थियों के अनुभव व संदर्भ को जोड़ना, ये भी है। तकनीकी शब्दावली को जानना, ये नहीं है, ठीक है। NCF 2005 की प्रस्तावना, ठीक है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है क्योंकि बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है या विभिन्न अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला, ठीक है। बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होती है, बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, ठीक है। व्याख्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी, ये वाला, ठीक है। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी कम जिज्ञासु हो या विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु हो या विद्यार्थी कम गलतियां करें या विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने वाले लेखन कौशल विकसित करें। बताइए भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है, विद्यार्थी ज्यादा जिज्ञासु हो। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय किसके। विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सकें, या पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, या विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, या विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। करेक्ट आंसर क्या होगा। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है सिवाय किसके। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से बेहतर मानना, ठीक है। यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं। पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, परियोजना या फाइल। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है। यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, या इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है, बताइए सब लोग। क्योंकि यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता दर्शाती है, बताना है आपको। यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की जरूरतों पर ध्यान रखती है, इसमें वास्तविक कहानियां और घटनाएं हैं, यह एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है। करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे ये वाला भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी, ए बी सी, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए, पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में आओ करके सीखे का उद्देश्य है क्या। विद्यार्थियों को संलग्न करने में, विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, या वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, या परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सब लोग। विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, बताइए। निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं इसमें। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना है हमेशा, और विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाना है हमें,
ठीक है, तो यहाँ पे केवल बी डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए, अंतर करने के लिए हमें नहीं तैयार करना है विद्यार्थियों को, ठीक है, और ना ही विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृति को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना है, ये गलत बात है, नेगेटिव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान दिया गया है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, यह विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या दिखा काट दो, मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, अधिक संख्या में अभ्यास पत्रक शामिल करने के लिए। बताइए, पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में खाली स्थान दिया गया है, क्यों, किस लिए दिया गया है? अवसर देने के लिए दिया गया है, विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए। देखिए, क्वेश्चन अगर आपका पॉजिटिव रहे और अवसर दिख जाए तो अवसर आपका पॉजिटिव होता है, यही आपका सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, व्याख्या, निष्क्रिय, ये सब आपके नेगेटिव होते हैं। बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को दंड नहीं देना है, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है। कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी 2005 ने कोई पाठ्यपुस्तक निर्धारित नहीं की, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? बताइए सब लोग, इसका सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? विद्यार्थी संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठचर्चा के भार को कम करना है, तो ये आपका एडी सही होगा केवल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करता है या करती है जो बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वास्तविक विषय से संबंधित हो, विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये भाई, लास्ट क्वेश्चन है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका राइट आंसर जरूर बताना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लो, एजुकेशन विद साहिल प्ले स्टोर पे डाल दो, आप आ जाएगा हमारा ऐप, डाउनलोड कर लीजिए, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।